गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश आवश्यक है। पहला ऑप्शन है गणनाओं में प्रवीणता की। दूसरा, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बताने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तीसरा ऑप्शन है सूत्र याद करने की। चौथा ऑप्शन है हल को याद रखने की। तो गणित में बेहतर होने के लिए व्यक्ति को जो आवश्यक है वो इन चारों ऑप्शन में से एक है। कौन है ये पता करना है। देखिए, गणनाओं में प्रवीणता, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना के द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की और हल को याद करने की। तो ये तो दोनों पूरे नेगेटिव हैं, काट दीजिए। अमूर्त चिंतन और तर्क संगत प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए देखा जाए तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को ये जो है 1 to 5 पेपर का सेट है, उस हिसाब से सेकेंड भी कटेगा, बच गया 1 नंबर, जो कि यही सही है। प्राथमिक स्तर तक के बच्चों में जो है गणित में गणनाओं में प्रवीणता का आवश्यकता होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है और आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन से बड़ा बड़ा ऑप्शन है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो पूछे जा चुके हैं, 30 के 30 पेडागोजी क्वेश्चन। सेकेंड प्रश्न पढ़ेंगे, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, यानी कि गणित के विद्यार्थियों का जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है उसमें क्या क्या हो सकता है। अधिविन्यास, कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइटअप, गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यीकरण किया गया आदि। दूसरा है सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए। तीसरा ऑप्शन है उनके छायाचित्रों, ड्राइंग और कला कार्य के रिकॉर्ड। चौथा ऑप्शन है कक्षा कार्य और गृह कार्य की नोटबुक रिकॉर्ड। तो यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या हो सकता है। ये 4 ऑप्शन जो है, चारों में सही जवाब कौन सा है। देखिए, इसमें सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए हों वो होने चाहिए। बाकी सब जो है कट कर देंगे हम लोग, 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, सेकेंड नंबर सही होगा, इसका सेकेंड सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, सेट का क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर क्वेश्चन है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसका है। डेविड व्हीलर का, जॉर्ज पोलिया का, वेन हाइल का या वाइगोत्स्की का। इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। तो देखिए, अधिक गणित जानने की अपेक्षा, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन डेविड व्हीलर का है। डेविड व्हीलर ने कहा था कि गणित अधिक जानने से अच्छा है कि बच्चे का गणितीयकरण किया जाए। गणितीयकरण होता क्या है, तो देखिए, गणितीयकरण यानी कि जब कोई बच्चा अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान शुद्धता और सटीकता से करने लगे, शुद्ध और सटीक, तो
उसको हम लोग कहते हैं कि उसका गणितीयकरण हो गया है। 4 नंबर प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रम मन संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। दूसरा ऑप्शन है, जेंडर संबंधी पक्षपात करती है, लड़कों में रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछती है। तीसरा ऑप्शन है, अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। 4 नंबर है, योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। तो ये चारों ऑप्शन जो हैं इन पे विचार करेंगे हम लोग और फिर सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। देखिए, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलताओं का एक मुख्य कारण यह है कि आकलन प्रक्रिया योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। बाकी सब जेंडर संबंधी सब निगेटिव चीजें हैं। अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है, ये भी निगेटिव है आकलन की प्रक्रिया से। योगात्मक आकलन की अपेक्षा, ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव बात है। तो ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 जो है आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के गणित में 5 अंक की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इसे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया निगमनात्मक तर्क का, सामान्य ज्ञान का, आकलन का या आगमन तर्क का। इस प्रश्न को सोचिए, देखिए, समझिए और इसका जवाब कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अनीशा क्या कर रही है कि जो बता रही है उसको n मानकर उसे सिद्ध कर रही है। तो यहाँ निगमनिक तर्क का प्रयोग कर रही है। कौन तर्क? निगमनिक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो कथन गलत है, सही नहीं है, उसका चुनाव करना है। ठीक है, जो गलत कथन है उसका चुनाव करना है इस प्रश्न में। पहला ऑप्शन है, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। चौथा ऑप्शन है, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 सही है उसको ढूंढिए, जो गलत है उस पर टिक लगा दीजिए। तो गणित की परियोजना जो होती है समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है। फिर अंतर विषयी, ये भी सही है। अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करती है, ये भी सही है। वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करती है, ये निगेटिव बातें हैं। और वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। तो गलत जो है 3 नंबर है। तो इस प्रश्न का जवाब वही ना देना हम लोगों को, बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो तीसरा है, 3 नंबर कथन सही नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 में कथन है और फिर 7 नंबर। कक्षा 7 की गणित शिक्षिका गीता, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका
गीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं यानी कि प्रोजेक्ट देती है। क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है, तो जाके ऑप्शन सही आप जो है टिक लगा पाएंगे, सही जवाब दे पाएंगे। कक्षा 7 की गणित की शिक्षिका गीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? जो भी परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क देते हैं हम लोग शिक्षक बच्चों को, उसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ भी वही पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ भी उद्देश्य ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला उद्देश्य दिया हुआ है यहाँ पे, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। दूसरा, प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का यानी कि डाटा एकत्रित करना, प्रमाणित। फिर तीसरा सी नंबर है कक्षा कक्ष की एक रसता को भंग करना, और डी है वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। अब ए बी सी डी, इससे ऑप्शन बनेगा आपका जो आपके सामने है। ऑप्शन जो बन रहा है देखिए, पहला ऑप्शन है उपयुक्त उद्देश्यों में से कौन से सही हैं? सही ऑप्शन का चुनाव करना, जो जो उद्देश्य सही है। ए और बी, ए बी और सी दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है ए और सी, चौथा ऑप्शन हो गया ए बी सी। अब इसका जवाब आप जो है अभी कमेंट में दें। देखिए समझते हैं इसको, फिर सही जवाब निकालते हैं। समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, जो प्रोजेक्ट दिया जाता है तो ये भी आ जाएगा, ये सही है। प्रमाणित आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, ये भी सही है। कक्षा कक्ष की एक रसता को भंग करना, ये निगेटिव बातें हैं, नकारात्मक चीजें जो है कट कर दिया जाता है, ऑप्शन से कट कर लिए। वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन सही कौन है ये देखिए, ए बी और डी किसमें है? 4 नंबर में है। ए बी और डी 4 नंबर में है। 4 नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक बार पूरा क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए 4 नंबर इसका सही है। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 8, आज का सेट 1 का प्रश्न संख्या 8 जो देखिए 8 नंबर सवाल, सेट 1 मैथ पेडागोजी, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। डैश की अनुशंसा को ध्यान में रखकर 2006 में सीबीएसई, पहला है 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम की अनुशंसा, फिर 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 3 ऑप्शन है एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा, और 4 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसमें आपको डाउट नहीं करना है, ऐसे प्रश्न आपके सामने जब आते हैं वर्तमान का बात किया जाता है, पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड अनुशंसा हो, तो डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे क्या? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 यानी कि ऑप्शन 3 सही है। अब आगे प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन पढ़ना है और जवाब देना। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीख सकें। बच्चे जो है प्रभावशाली गणित सीख सकें। प्रभावशाली गणित का अर्थ यहाँ पे क्या है ये पूछा जा रहा है। प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या है? सीखी गई, पहला ऑप्शन है सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित विनियोजित का मतलब हुआ उचित उपयोग करना। दूसरा ऑप्शन है गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना। तीसरा ऑप्शन है गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना। फिर चौथा ऑप्शन है गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं एल्गोरिदम का ज्ञान।
तो अब इसमें से हम लोगों को सही ऑप्शन का चुनाव करना है और छटनी करनी है। प्रभावशाली गणित का अर्थ, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना। जो भी बच्चा सीखता है टेक्निक तकनीक, उस समझकर उनका उचित उपयोग करेगा। ये पॉजिटिव बातें हैं, सही लग रहा है। दूसरा, गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना, ये जो है गणित का अर्थ में नहीं आ रहा है। गणित प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना, ये भी नहीं है। गणित का अर्थ, प्रभावशाली गणित का अर्थ की बात किया जा रहा है यहाँ पे। फिर गणित कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं यानी कि एल्गोरिदम का ज्ञान, ये भी इस लेवल से नहीं है कि गणित प्रभावशाली गणित का अर्थ हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बचता है जो कि सही है। एक बार इस क्वेश्चन को पुनः देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न होगा आपका 10 नंबर, प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न है, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है। छात्र जो है वृत्त और गोला दोनों में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यानी कि बच्चा जो है कौन से उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, दोनों में तुलना कर ले रहा है। कौन कौन चीज है यहाँ पे, वृत्त और गोला, तुलना करने उसको आ गया है। तो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, कौन से उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ज्ञान, अवबोध, कौशल या ज्ञानोपयोग। इसका सही जवाब क्या होगा, सिंपल सा सवाल है। इसका सही जवाब जो होगा वो अपने अवबोध उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। यहाँ पे जो उद्देश्य है जिसकी पूर्ति हो रही है उसका नाम है अवबोध। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11, प्रश्न संख्या 11, देखिए, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए कौन से विधि का प्रयोग करना चाहिए अध्यापक को, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या निगमन विधि। ठीक है, विश्लेषण, आगमन, निगमन या व्याख्यान। इसका सही जवाब जो होगा, ज्यामिति की समस्या का हल करने की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जिस विधि का प्रयोग करना होगा वो विश्लेषण विधि, एक एक टर्म को, एक एक स्टेप को विश्लेषित करके बच्चों को बताना होता है, इसलिए विश्लेषण विधि उपयोगी होगा, बाकी जो है यहाँ उपयोगी नहीं है। अब प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए, यानी कि सोचकर निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। निगमन क्या होता है, पहले से निर्धारित सूत्रों को बता दिया जाता है, उस पर बच्चों से सूत्र बताकर उदाहरण बताया जाता है। आगमन, पहले उदाहरण फिर सूत्र यानी कि नियम। प्रोजेक्ट विधि तो हो गया कुछ काम दे देना बच्चों को। ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि खोज विधि। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा, बच्चों को मौका देने का बात किया जा रहा है, बच्चे सोचें और उस समस्या का समाधान निकालें, उस पर समय दें, तो वो आ गया खोज यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड। डी नंबर सही है, 12 का डी सही होगा, ह्यूरिस्टिक विधि। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान, देखिए ये छोटा सवाल है लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान, मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम, उपयुक्त सभी। तो अंतिम सोपान की बात कर रहा है। अगर कहता कि शिक्षण प्रक्रिया के सोपान, तो उपयुक्त सभी हो जाता, और अधिगम तो होगा नहीं, अंतिम सोपान। उद्देश्य भी नहीं होगा, उद्देश्य तो पहले ही निर्धारित किया जाता है कुछ भी बच्चों को बताने से पहले। तो यहाँ पे अंतिम सोपान हम लोग जानते हैं उसमें क्या किया जाता है, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। ठीक है, ये शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, मूल्यांकन। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है।
प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, आगमन विधि का? इसका जवाब आप जो है कमेंट में दीजिए। आपको समय दिया जाता है यहाँ पे। दो मिनट होल्ड पे रहना है, फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे इसको। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? ठीक है, तो ये प्रयोगशाला विधि जो होता है ना, आगमन विधि का विस्तृत रूप होता है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि आगमन विधि का विस्तृत रूप होता है। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अब प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है ऑप्शन के साथ। प्रश्न संख्या 15 देखिए, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य इसका जवाब देना है। पहले ऑप्शन देखिए, दूरगामी, बी दूरगामी नहीं, सी पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, डी मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है इसका सही जवाब है, यानी कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो दूरगामी होते हैं। क्या होते हैं? दूरगामी होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, देखिएगा। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रायोगिक कार्यों हेतु, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावित कार्यों हेतु, तीसरा ऑप्शन है उदाहरणों एवं चित्रों हेतु, उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न 16 है, इसका जवाब सोचिए और कमेंट में दीजिए। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है, इसका जवाब सोचिए और कमेंट में दीजिए। देखिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग जो जिन कारणों से किया जाता है वो सभी कारण है, प्रायोगिक कार्य हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरण एवं चित्रों हेतु, यानी कि उपयुक्त सभी, डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 17 सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। सभी जो है प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है,
हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता। ऑप्शन है प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन, सीवी रमन। तो इसमें सही जवाब कौन सा है? 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सही जवाब कमेंट में देना है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन, सीवी रमन। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता जो हैं प्लेटो हैं। ऑप्शन ए सही है। अब प्रश्न संख्या 18, महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी या सहायता करेगी? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन। तो ये 4 विधियां आपके सामने हैं। चारों में से जो है वृत्त की परिधि और व्यास में जो संबंध स्थापित करना है उसके लिए कौन सहायक होगी? तो प्रयोगात्मक विधि जो है सहायक होगी। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, सेम प्रश्न है इसलिए इसको हटाते हैं। 20 नंबर पे चलिए। प्रश्न संख्या 20, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 20 को करना है। देखिए, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद, यानी कि कौन से सिद्धांत को समझने के बाद? शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करवाना, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो इसका सही जवाब है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन सी सही होगा। अगर बच्चों में, छात्रों में गणित के प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालनी है तो उसका श्रेष्ठ विधि है कि लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराइए बच्चों को। ठीक है, लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराएंगे तो बच्चे जो है शीघ्रता से और शुद्धता से, सटीकता से गणितीय प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब है 21 नंबर प्रश्न आज के सेट 1 का। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां किससे संबंध रखती है? ये जो है उच्च प्राथमिक स्तर में गणित पेडागोजी का जो प्रश्न आता है साइंस में 30 में 15 जो आता है उसी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए, ये नंबर मूलभूत क्रियाओं से, एक एक नियम से, दशमलव भिन्न से, उपयुक्त सभी से। तो इसका सही जवाब होगा मूलभूत क्रियाओं से। ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 22। निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी सूत्र की स्थापना करना, डी सूत्र का प्रयोग करना। निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, सूत्र का प्रयोग कराना। तो निगमन विधि में सूत्र का ही तो प्रयोग कराया जाता है। बच्चों को पहले सूत्र बताया जाता है और फिर उससे उदाहरण दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न नंबर है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? एचिसन ने,
रॉबर्ट बुश ने, एलन ने, मॉरिसन ने। तो इकाई उपागम जिन शिक्षाविद ने दिए थे उनका नाम है मॉरिसन। मॉरिसन का नाम आता है, ठीक है। मॉरिसन ने ही इकाई उपागम विधि का नाम दिया, मॉरिसन। इकाई उपागम से संबंधित है मॉरिसन। 24 प्रश्न संख्या 24। जो है सेम था 23 के जैसा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 25 करेंगे। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बराहमिहिर, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त, सिलधराचार्य। तो कुहक के रचनाकार जो है ब्रह्मगुप्त है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 26। वह विधि जो देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित है। वह विधि जो देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित है। देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित विधि। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है वह विधि जो देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित है। ए है प्रदर्शन विधि, बी ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, सी है विश्लेषणात्मक विधि, डी है संश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, तो देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित विधि के बारे में बात की जा रहा है। तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि ही है जो देखो, सुनो और समझो। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत है, यही ऑप्शन सही है इस सवाल का। अब अगला सवाल है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है 27 नंबर। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है? आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, निगमन। इसका सही जवाब होगा विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म का बात आता है तो आगमन विधि। डायरेक्ट ऑप्शन लगाएंगे टिक। क्या? विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म, कोई भी दिखे आपको विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म या उदाहरण से नियम, तो आगमन विधि होगी। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। जेकब एल मरेनो का संबंध किस विधि से है? जेकब एल मरेनो का संबंध किस विधि से है? पहला है ऑप्शन प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, तीसरा ऑप्शन समाज नीति विधि, व्यक्तिक अध्ययन विधि। तो देखिए, जेकब एल मरेनो का संबंध जिस विधि से है उसका नाम समाजमिति विधि है। समाजमिति विधि ऑप्शन सी में है, जो कि सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 29 भी 30 करेंगे। 29 जो है सेम प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है। 30 नंबर देखिए, प्रश्न है गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य, सिद्धराचार्य, भास्कराचार्य या गणेशाचार्य। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो होगा वो है आपका महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। महावीराचार्य, ऑप्शन ए सही है। अब आगे हम लोग इसमें ईवीएस के 30 प्रश्नों को करेंगे। ईवीएस का 30 प्रश्नों का सेट है, यहीं पे आपको कराएंगे अभी 30 प्रश्न ईवीएस के। वो भी सभी ईवीएस के जितने भी प्रश्न हैं पूछे जा चुके हैं 30 के 30, और एक बार नहीं, 2011 से लेके 22 तक कि बहुत बार दोहराए जा चुके हैं। इन सभी को हम लोग करेंगे। 30 प्रश्न तैयार हैं, 30 प्रश्नों का सेट तैयार है। तो ये देखिए आपका सीडीपी आ गया यहाँ पे, ईवीएस वाला है इसी में 10, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 28, 29, 30। हाँ, ईवीएस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से आपका प्रश्न। देखिए
सबसे पहले प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल चाहिए। ऑप्शन है अर्धवार्षिक और वर्ष में वार्षिक परीक्षाएं। दूसरा है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। ठीक है, तो इसका जवाब आप सोचिए और कमेंट में दीजिए। आपको समय दिया जा रहा है 10 सेकंड का। ईवीएस सेट 1 प्रश्न संख्या 1। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में जो है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, ये नहीं होगा। बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, ये भी प्राथमिक स्तर पर सही नहीं है। 3 नंबर, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ये एग्जैक्ट आंसर है। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षा और ये खेल प्रगति पत्र दर्ज करना, ये भी इसके लिए प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, वो ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा है। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अवकलन को शामिल नहीं करता है। रचनात्मक आकलन हो गया यहाँ पे, ठीक है। रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में। ठीक है, तो ये प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है इस प्रश्न में। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। इसको शामिल नहीं करता है, ये चारों ऑप्शन में से सही वही होगा जिसको शामिल नहीं करता है। तो प्राथमिक स्तर पर यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है हम लोगों को, रैंकिंग और ग्रेडिंग का बात आ गया, ये नहीं होगा। बाकी सब जो है सही है और यही गलत है, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही है इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आप लोग विचार करें। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दें। ईवीएस सेट जो ये है, ईवीएस का सेट 1, 3 प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है। इसको देखिए, पढ़िए और इसका जवाब कमेंट में देने की कोशिश कीजिए सही सही। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। नेहा जो है कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे A B C D है, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है। ये नंबर है हस्त सिद्ध प्रक्रियाओं या क्रियाकलापों का मूल्यांकन। इसके बाद गृह कार्य मूल्यांकन, फिर परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। अब नीचे दिए गए तकनीकों का कौन सा, नीचे दिए गए तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? कौन सा युगल यानी कि कौन सा पेयर? ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। कौन सा पेयर जो है अच्छा मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? ए और बी होगा, ए और डी होगा, फिर बी और डी होगा, या ए और बी होगा।
ठीक है, तो इसका जवाब ध्यान से पहले ऊपर देखते हैं हम लोग। हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, तो ये भी आ जाएगा, सही लगाइए इस पे। गृह कार्य का मूल्यांकन कक्षा 5 के लिए ये सही नहीं होगा, ठीक है, ये कट लगाइए इस पे बी पे। सी परियोजना कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन प्राथमिक विद्यालय 5 कक्षा का, ये भी नहीं होगा। मौखिक परीक्षा आ जाएगा, ठीक है। तो अब बचता है ए सही है और डी सही है। अब ए डी किस में है, ए और डी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए इस प्रश्न का जवाब 2, ऑप्शन नंबर 2, ए और डी दोनों सही होगा। अब इससे आगे यानी कि इस सेट को जो है हम लोग कल के क्लास में करेंगे फिर से। टाइम जो है एक हो चला है नेक्स्ट क्लास का, अभी क्लास है, इसलिए मैं जो है ईवीएस का जो सेट 1 है कल लाइव क्लास में करा दूंगा। 30 प्रश्नों का ईवीएस का सेट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।